साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है उसमें जो मैरिज का डिसोल्यूशन होता है वो कैसे होता है और वो कितने प्रकार के ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके आधार पर किसी भी मुस्लिम मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। साथियों, जब भी हम किसी पर्सनल लॉज के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक उसमें दिया गए बात को अपने व्यूवर्स के सामने रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी खामी, एक छोटी सी गलती हमें एक मुश्किल समय में डाल सकती है। क्योंकि कोई भी पर्सनल लॉज होता है उस पर कमेंट करना बहुत ही आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सबका एक बिलीफ है, सबका एक फेथ है अपने पर्सनल लॉज में। इसलिए कभी भी किसी के दूसरे पर्सनल लॉज में, यानी कि दूसरे के लाइफ स्टाइल में इंटरफियर करना उचित नहीं होता है। लेकिन आप पॉजिटिवली अगर उसकी बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से सही होता है। तो आज हम बात करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉज की, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज को देखेंगे। साथियों, जो भी मुस्लिम मैरिज है, आप जब डिफरेंट रिलीजन के मैरिज को देखेंगे तो डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट मैरिज की बात करते हैं। यानी कि जब आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को देखेंगे तो वहां बताया गया है कि जो हिंदू मैरिज है वो एक रिलीजियस सैक्रामेंट है। लेकिन जब आप मुस्लिम मैरिज को देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि ये जो मुस्लिम मैरिज होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज होता है। यानी कि जो इनका जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट नेचर का है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। सेम ऐसे ही मुस्लिम मैरिज जब आप देखेंगे तो इसमें भी ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है और कंसिडरेशन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर होने को बताता है। साथियों, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप इसमें इस्लाम के जो ओरिजिन है उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक नाम आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है, जिसमें नाम आता है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का। साथियों, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है वही इनके जनक कहा जाते हैं, वही फादर ऑफ इस्लाम कहा जाते हैं। और उनका जन्म जो है वो उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और कहा हुआ था साथियों, उनका जन्म हुआ था मक्का में। साथियों, 570 ईस्वी में उनका जन्म होता है मक्का में। और इनके पिता का नाम होता है अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम होता है अमीना। साथियों, इनकी जो वाइफ होती है, वाइफ वो होती है खदीजा। वो कौन होती है? खदीजा। प्लस इनकी जो डॉटर होती है वो होती है फातिमा। साथियों, 570 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म होता है और वो होता है मक्का में। उनके पिता का नाम होता है अब्दुल्ला और उनकी माता का नाम होता है अमीना। उनकी एक बीवी रहती है जिनका नाम होता है खदीजा और उनकी एक डॉटर होती है जिनका नाम होता है फातिमा। साथियों, 40 वर्ष बाद यानी कि 610 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद को इनलाइटमेंट यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो कहाँ होती है? साथियों, एक हीरा नामक गुफा होता है, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे इनलाइटमेंट कहते हैं। साथियों, हीरा नामक गुफा में जब भी वो किसी उलझन में पड़ते थे, जब भी वो फ्री रहते थे, तो उस पीरियड में वो हीरा नामक गुफा में जाते थे और संसार में जैसे भी सोशल एक्टिविटी चल रही होती है, जो भी उन्हें दुख या फिर जो भी उन्हें कृत मिलते हैं, तो वो समझने का कार्य करते हैं कि ऐसे भौगोलिक संसार में ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या होता है। तो जब भी हीरा नामक गुफा में जाते हैं तो वहां पे वो मेडिटेशन करते हैं, जिसके बाद उनको इनलाइटमेंट होती है। और ऐसा कहा जाता है कि उनको जो इनलाइटमेंट होता है वहां पे एक जिब्राइल नामक मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, वही उनको वो सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथियों, 622 ईस्वी में ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, इसे कहीं पॉइंट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेट अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनको इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, साथ ही साथ उनके पिता का क्या नाम था, उनकी अम्मी का क्या नाम था और उनकी वाइफ का क्या नाम था, उनकी डॉटर का क्या नाम था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा।
साथियों 622 में वो मक्का से मदीना की तरफ मूव करते हैं। और ये मूव क्यों करते हैं? साथियों मक्का में जब ये इनलाइटमेंट पा जाते हैं यानी कि 610 ईस्वी में, तो वो अपना उपदेश देते हैं, तो वहां पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनकी बातों से सहमति नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि उनके ऊपर आक्रमण भी हुआ, उनके ऊपर हमला भी हुआ, जिसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब मक्का में नहीं रहेंगे और वो मदीना की तरफ मूव करने लगते हैं। साथियों जब हम हदीस पढ़ेंगे तो उसमें शायद एक कहानी है कि जब वो मक्का से मदीना की तरफ मूव करते हैं तो रास्ते में उनको एक बूढ़ी अम्मा मिलती है, जो एक गठरी, आप जानते होंगे कि गठरी एक होता है जिसमें सामान, पहले के समय में लोग गठरी लेके चलते थे। तो बूढ़ी अम्मा गठरी लेके पैदल चलती है मदीना की तरफ, वो भी जाती है। तो ये पहुंचते हैं तो कहते हैं कि अम्मा कहाँ जा रही हैं? तो वो कहती हैं कि बेटा हम मदीना की तरफ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो होते हैं, वो कहते हैं कि "अ, अम्मा लाइए मैं आपका गठरी ले लेता हूँ, और क्यों मदीना की तरफ आप क्यों जा रहे हो?" तो वो कहती हैं कि अरे मक्का में पता नहीं कौन ऐसा पागल आ गया है जो हमेशा ये कह रहा है कि आप ये ना करिए, वो ना करिए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। तो वो ये नहीं जानते हैं कि यही प्रॉफिट मोहम्मद है जो उपदेश देते हैं। और वो अम्मा जो होती हैं वो सोचते हैं कि इतने देर से इतने लोग आ जा रहे थे लेकिन कोई भी उनके गठरी को उठाया नहीं, कोई भी उनको हेल्प नहीं किया, लेकिन ये कौन है जो उनकी हेल्प किया? तो बाद में उन्हें पता चलता है कि यही प्रॉफिट मोहम्मद साहब है, जिनके उपदेश को वो गलत समझते हैं और उनसे पीछे हटने के लिए वो भी मदीना की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। और बाद में चल के वो उनके जो शिष्य के रूप में बन जाते हैं और उनका उपदेश का पालन करने लगते हैं। साथियों 622 ईस्वी में वो मदीना की तरफ मूव करते हैं, जिसको हिजरी संबत भी कहा जाता है। साथियों जो हिजरी संबत यानी कि कैलेंडर, जो मुस्लिम लोग होते हैं या फिर मुस्लिम लॉज है, उसमें हिजरी संबत को ही कैलेंडर कहा जाता है। और इसमें कितने दिन होते हैं? 354 डेज, 354 डेज, और 12 महीने का ये भी कैलेंडर इनका होता है। साथियों इनका मुख्य जो दिन होता है वो गुरुवार होता है। इनका जो मुख्य दिन होता है वो गुरुवार होता है। और ये जो पूजा करते हैं, जो भारत में लोग हैं मुस्लिम लोग, वो जो पूजा करते हैं वो किस डायरेक्शन में अपना फेस करके करते हैं? तो वो पश्चिम के डायरेक्शन में अपना फेस करके करते हैं, क्योंकि भारत के पश्चिम में ही मक्का और मदीना है। साथियों अब हम बात करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन मुस्लिम लॉज कैसे होता है। अब तक तो आप देखे हैं कि इस्लाम पीरियड क्या होता है, उसमें मोहम्मद साहब का क्या रोल है। और जो मुस्लिम लॉज में मैरिज होता है उनका, तो वो मैरिज कैसा होता है? तो वो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होता है, क्योंकि उसमें ऑफर है, एक्सेप्टेंस है और कंसिडरेशन है, तो इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट नेचर माना जाता है। अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, जो हम लोग का मेन कोर टॉपिक था आज का। उस पर बात करेंगे कि आखिर में कैसे मुस्लिम मैरिज को डिसॉल्व किया जाता है, इसमें हस्बैंड के पास क्या राइट होता है, इस पे वाइफ के पास क्या राइट होता है, और इसमें जुडिशियल अप्रोच का क्या रोल होता है। ये सारी बातें हम देखेंगे। और इसमें मुख्यतः हम तीन ही चीज देखेंगे कि हस्बैंड का क्या राइट है, वाइफ का क्या राइट है, और फिर जुडिशियल एक्टिविटीज का क्या रोल है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बाय डाइवोर्स। साथियों मुस्लिम मैरिज का जो डिसोल्यूशन होता है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बाय डाइवोर्स की, और सेकेंड बात करते हैं बाय डेथ ऑफ एनी पार्टीज। यानी कि जो पार्टी थी मैरिज के टाइम में, ए और बी, हस्बैंड एंड वाइफ, उनमें से किसी का डेथ हो जाता है तो उस पे वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, उनके मैरिज का डिसॉल्व हो जाएगा। साथियों जब हम बाई डाइवोर्स, ये सिर्फ एक यहाँ तक सीमित है, लेकिन जब बात बाई डाइवोर्स को पढ़ेंगे तो ये फर्दर डिवाइड होता है बाय हस्बैंड, बाय वाइफ,
बाय म्यूचुअल कंसेंट, और एक होता है बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। साथियों डाइवोर्स जो है वो चार प्रकार से दिए जा सकते हैं। किसके द्वारा? एक हस्बैंड के द्वारा दिया जा सकता है, बाय वाइफ के द्वारा दिया जा सकता है, बाय म्यूचुअल कंसेंट हो तो वहां पे दिया जा सकता है, और बाय डिक्री ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट के द्वारा पारित अध्यादेश के बाद यानी कि उसके ऑर्डर के बाद आप डाइवोर्स दिया जा सकता है इन मुस्लिम लॉज में। और जो हस्बैंड है उसके पास कितने प्रकार के राइट्स अवेलेबल है? तो वो तीन प्रकार से। पहला है तलाक, दूसरा है इला, और तीसरा है जिहर। साथियों जो वाइफ है इसमें क्या है? इसमें एक है तलाक तफवीज। हो सकता है आपको अलग अलग स्पेलिंग अलग अलग किताब में दिए जाएंगे, तो आप वहां पे देख लीजिएगा, मे भी गलत हो सकता है, लेकिन मैंने तो जहां तक पढ़ा यही मैंने पढ़ा है, तो आपको मैं यही बता रहा हूँ। और बाय म्यूचुअल कंसेंट में आपको दो होता है, एक होता है खुला, एक होता है मुबारक। अब बाय डिक्री ऑफ कोर्ट में होता है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो डाइवोर्स है उसको फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें बाई हस्बैंड है, बाई वाइफ है, बाई म्यूचुअल कंसेंट है, बाई डिक्री ऑफ कोर्ट है। बाई हस्बैंड के साइड में जब आप बात करेंगे तो उसमें तीन प्रकार के दिए गए हैं, जिसमें तलाक, इला और जिहाद है। बाई वाइफ में देखेंगे तो तलाक तफवीज है। अब बाई म्यूचुअल कंसेंट में है वो है खुला और मुबारक के जरिए आप देख सकते हैं। और बाई डिक्री ऑफ कोर्ट में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के द्वारा आप दे सकते हैं डाइवोर्स। साथियों ये जो तलाक वर्ड है, आप कभी भी मुस्लिम मैरिज के डिसोल्यूशन में एक ही शब्द ज्यादातर सुनते हैं, तलाक तलाक तलाक। यानी कि जब तलाक वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में यही ख्याल आता है कि वहां पे डाइवोर्स हो गई। लेकिन जो आपको समझने की बात है कि ये जो तलाक है ये भी एक काइंड ऑफ डाइवोर्स है। यानी कि पूरी तरह से ये डाइवोर्स ही नहीं है, मतलब सिर्फ तलाक ही डाइवोर्स नहीं होता है, ये एक काइंड ऑफ डाइवोर्स है। इसके अलावा भी प्रकार हैं डाइवोर्स देने के लिए, जो कि इला जिहाद फिर आप बाई वाइफ के द्वारा, बाई म्यूचुअल कंसेंट, बाई कोर्ट के द्वारा आप देख सकते हैं। तो जो तलाक है इसको फर्दर दो डिवाइड किया गया है तलाक को। तो आप देखेंगे तलाक, तलाक को फर्दर डिवाइड किया गया है तलाक सुन्नत, और फिर डिवाइड किया गया है तलाक बिद्दत। साथियों तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत, तलाक बिद्दत को फर्दर टू डिवाइड में बांटा गया है, जो बात करता है अहसन और हसन। साथियों तलाक सुन्नत में जब अहसन के द्वारा डाइवोर्स दिया गया है तो इसमें बताया गया है कि जो हस्बैंड होता है वो वन सिटिंग में तलाक वर्ड का एक बार प्रोनाउंसमेंट करता है कि मैं आपको तलाक देता हूं, जिसके बाद 3 महीने का इद्दत पीरियड चालू होता है। और यदि वो इद्दत पीरियड के दौरान अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं तो वो मान लिया जाएगा कि वहां पे उनकी तलाक हो गया। लेकिन जब जब आप हसन को पढ़ेंगे यानी कि तलाक हसन को पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक है, यानी कि जो तलाक का प्रोनाउंसमेंट है वो 3 टाइम होगा। यानी कि जो फर्स्ट टाइम होगा वो पहले मंथ में होगा, फिर सेकेंड टाइम दूसरे मंथ में, फिर तीसरे टाइम। और जो ये 3 टाइम है यदि इसके बीच में आप फिर से सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर फिजिकल रिलेशनशिप वहां पे स्थापित कर देते हैं तो वहां पे जो आपका डाइवोर्स है वो रुक जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। और यदि आप ये सब करने से बच जाते हैं
तो वहां पे जो तलाक है यानी कि डाइवोर्स है वो पूरी मान ली जाएगी। साथियों इसके बीच यानी कि ये समय कंडीशन पूरे होने के पहले हस्बैंड हैव राइट टू रिवोक द प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स, यानी कि वो जो डाइवोर्स है वो रोक सकता है, हस्बैंड उसे रिवोक कर सकता है। साथियों लेकिन आप इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये जो 3 टाइम जो बात की गई है, इसमें फर्स्ट 1 एंड सेकेंड यानी कि पहले दूसरे मंथ में जब वो यदि बोल दे रहा है, मतलब 2 मंथ के अंदर ही उसे रिवोकेशन का जो राइट है वो अवेलेबल है हस्बैंड के साइड में। यानी कि फर्स्ट एक पहले महीने में वो तलाक बोल दिया, जब दूसरे महीने में वो तलाक बोल रहा है तो उसके बाद तीसरे मंथ में उसके पास रिवोकेबल का राइट नहीं है। यानी कि 2 बार से पहले ही अगर वो रिवोक करना चाहता है उस डाइवोर्स को तो वो रोक सकता है। अगर 2 बार वो प्रोनाउंस कर चुका है तो तीसरे बार उसे करना ही करना पड़ेगा, और वहां पे उसके पास ग्राउंड नहीं बचेगा, वहां पे उसके पास वो राइट नहीं बचेगा कि वो उस तलाक को फिर से रिवोक कर सके। साथियों जो इसमें दूसरी बात आता है वो है ईलान। इसमें जो बात की गई है, इसमें कहा गया है कि जो हस्बैंड होता है वो ओथ लेता है, यानी कि वो शपथ लेकर वो कसम खाता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ 4 मंथ यानी कि 4 महीने तक कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर फिजिकल रिलेशनशिप को स्थापित नहीं करूंगा। जिसके बाद यदि वो इस 4 महीने को फुलफिल कर जाता है और इद्दत पीरियड पूरी हो जाती है तो वहां पे वो डाइवोर्स मान लिया जाएगा कि हो गया है इन मुस्लिम लॉज में। यदि उसके बीच में और वो फिर से फिजिकल रिलेशनशिप को स्थापित करता है तो वहां पे उस डाइवोर्स को खत्म मान लिया जाएगा। साथियों इसके बाद आता है जीहर। जीहर क्या होता है? साथियों जीहर को बोला जाता है एसिमुलेशन करना, यानी कि किसी के पर्सनल जो कैरेक्टर है उसको ह्यूमिलिएट करना, यानी कि जो मान लीजिए वो उसका प्रोहिबिटेड डिग्री, प्रोहिबिटेड डिग्री आप पढ़ेंगे, आप जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ेंगे तो उसमें आप प्रोहिबिटेड डिग्रीज पढ़ेंगे कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज क्या होते हैं। यानी कि जब आप हिंदू मैरिज पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें किसी भी लड़के या फिर लड़की की शादी नहीं हो सकती है। सेम ऐसे ही मुस्लिम लॉज में भी प्रोहिबिटेड डिग्रीज होते हैं जिनमें शादी नहीं हो सकती है, जिनमें जो कि माता हो गए, पिता हो गए, भाई हो गया, खास भाई हो गया, तो ये सारी लोग ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हैं। और इसमें बताया गया कि यदि हस्बैंड अपनी पत्नी का प्रोहिबिटेड डिग्रीज के साथ कंपेयर करता है, यानी कि जैसे कहता है कि मान लीजिए कि तुम तो मेरी माँ जैसी हो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, तो वहां पे वाइफ के पास ये राइट अवेलेबल होता है कि वो रिफ्यूज कर दे फिजिकल इंटीमेट होने के लिए पति के साथ, और वहां पे वो कह दे कि जाइए आप पूरे समाज के सामने माफी मांगिए और पश्चाताप कीजिए, तभी मैं आपके साथ रहूंगी। यदि वो ऐसा नहीं कर सकता है तो वहां पे डाइवोर्स का ग्राउंड उत्पन्न हो जाता है और वहां पे डाइवोर्स हो सकता है। तो साथियों ये तो हो गया कि बाई हस्बैंड से, यानी कि हस्बैंड के साइड से डाइवोर्स कितने प्रकार के होते हैं और हस्बैंड के पास कितने राइट्स अवेलेबल होते हैं डाइवोर्स के लेकर। अब हम बात करते हैं बाई वाइफ, यानी कि वाइफ के पास कितने प्रकार के राइट है डाइवोर्स को लेकर। तो साथियों यहाँ पे सिर्फ एक राइट है, वो भी है तलाक तफरीक। साथियों इसको डेलीगेटेड डेलीगेटेड राइट भी कहा जाता है। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे डेलीगेटेड पावर की बात कही गई है, यानी कि आप जब राज्यसभा, लोकसभा या फिर पार्लियामेंट जब बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो वहां पे लॉज बनाने के लिए दिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास किसी भी, जैसे मान लीजिए टेक्निकल रूप में कोई आईटी सेक्टर से लॉज बनानी है तो वहां पे कौन ऐसा, इतने मेंबर्स थोड़ी है कि जो जिनके पास आईटी की नॉलेज है और वो आईटी पे लॉ बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पावर को डेलीगेट कर देते हैं एक कमेटी को, जिस कमेटी में उस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके आईटी के सेक्टर के लोग होते हैं जिनके पास उस विषय में अच्छी नॉलेज होती है, अच्छी पकड़ होती है, और उस डेलीगेटेड पावर का यूज करके उस पर लॉज बनाते हैं, जिससे फिर टेबल पे पॉइंट आउट किया जाता है और फिर उस पर डिस्कशन चालू होता है, जिसके पास वो जो लॉज होता है वो पास होता है। फिर प्रेसिडेंट के द्वारा जब उस पर सिग्नेचर हो जाता है तो वो बिल जो होता है वो एक्ट के रूप में आ जाता है। साथियों तो ऐसे ही डेलीगेटेड राइट इसको वाइफ को मिलता है, वो किसमें मिलता है, तलाक तफवीज में। और ये डेलीगेटेड राइट कौन देता है?
साथियों ये जो डेलीगेटेड राइट है वो हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को दिया जाता है। और वो कब दिया जाता है? या तो वो निकाह के टाइम पे दे देता है कि आप ये निकाह के टाइम पे आपको ये राइट दिया जाता है कि आप तलाक तफवीज का यूज कर सकती हैं आफ्टर मैरिज, या फिर शादी निकाह के कुछ टाइम बाद वो इस राइट को देता है कि यदि मैं ऐसा कभी कार्य करता हूँ तो आपके पास ये राइट अवेलेबल है कि आप मुझसे डाइवोर्स ले लीजिए। साथियों इसमें अक्सर आप एग्जाम्पल की तरफ पे ये ले सकते हैं कि मान लीजिए हस्बैंड है वो निकाह के टाइम पे कहता है कि मैंने यदि आपके बाद दूसरी शादी कभी करी तो आपको ये राइट होगा कि आप हमसे डाइवोर्स ले सकते हैं। तो आप इस तरह से इस चीज को समझिएगा कि डेलीगेटेड राइट बाय वाइफ क्या होता है, तो तलाक तफवीज में ये होता है। साथियों इस राइट का इस्तेमाल बाय वाइफ करती हैं जब भी हस्बैंड जो भी कंडीशन होता है, जब ये राइट दिया जाता है तो उस कंडीशन को यदि फुलफिल नहीं करते हैं, एबॉलिश कर दिया जाता है, तो वाइफ हैव राइट टू गेट डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड। तो वो इस ग्राउंड पे वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। साथ ही उसके बाद आता है बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट यानी कि जिसमें दोनों पक्ष राजी हो, यानी कि जो पार्टीज है हस्बैंड एंड वाइफ वो दोनों राजी होने चाहिए, तभी जाके ये म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो सकता है। इसमें पहले बात आता है खुला। साथियों इसमें खुला में जो होता है, इसमें जो ऑफर होता है वो ऑफर करती है वाइफ। आप इस चीज को याद रखिएगा कि खुला में जो ऑफर होता है वो वाइफ करती है कि मैं आपको डाइवोर्स देना चाहती हूँ, तो क्या आप इससे सहमत हैं? पहले प्रोनाउंसमेंट कौन करता है? वाइफ करती है। जिसके बाद एक्सेप्टेंस कौन करता है? उसका हस्बैंड। और ये ऑफर एक्सेप्टेंस में जो वाइफ होती है वो जो डॉर पे किया गया रहता है, मेहर पे किया गया रहता है, उसके क्रम में उसके डे में वो हस्बैंड को कुछ कंसिडरेशन देने की बात करती है। और वहां पे यदि ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है और हस्बैंड जो होता है वो कंसिडरेशन लेने के लिए मान जाता है, जिसके बाद जो वाइफ होती है वो 3 महीने का इद्दत पीरियड को कंटिन्यू करती है, उसको लेना पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम लॉज में जब भी डाइवोर्स लिया जाता है तो वहां पे 3 महीने का इद्दत पीरियड नेसेसरी है वाइफ को करने के लिए। और यहाँ पे वाइफ के पास जो राइट होता है, रिवोकेशन का राइट होता है, रिवोकेबल का राइट होता है। यानी कि इद्दत पीरियड के पूर्ण होने के पहले वाइफ चाहती है तो वो उसको डाइवोर्स को रिवोक कर सकती है, यानी कि तोड़ सकते हैं और फिर से अपने मैरिज को कंटिन्यू कर सकती है। साथियों इसमें जो मुबारक है, इसमें कोई भी पार्टी, यानी कि इसमें पहले ऑफर हस्बैंड के द्वारा भी दिया जा सकता है। यानी कि इसमें हस्बैंड पहले कहता ऑफर देता है कि आपसे मुझे तलाक चाहिए, आपसे तलाक चाहिए, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो होता है वो वाइफ की होती है। और यहाँ पे रिवोकेबल यानी कि रिवोकेशन का जो टाइम होता है वो नहीं होता है, वो राइट नहीं होता है हस्बैंड के पास, इसलिए इसे मुबारक कहा गया है। खुला में हस्बैंड और वाइफ, वाइफ जो होती है वो ऑफर देती है, हस्बैंड को एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है, फिर इद्दत पीरियड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिवोकेशन का जो टाइम पीरियड है वो बचा रहता है। यानी कि जो वाइफ है उसके पास ये राइट अवेलेबल होता है कि वो इद्दत पीरियड के पूर्ण होने से पहले वो चाहे तो डाइवोर्स को नल या फिर वाइट करा सकती है। साथियों जो इसमें तीसरा है वो है बाय डिक्री ऑफ कोर्ट, यानी कि अब आता है कोर्ट की बात। साथियों जो कोर्ट है वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जिसमें 9 प्रकार के ग्राउंड्स मौजूद है, उसके जरिए कोई भी पत्नी अपने पति को डाइवोर्स दे सकती है। जब आप डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 पढ़ेंगे तो उसमें 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्रूएल्टी दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एब्सेंट ऑफ हस्बैंड दिया गया है, यानी कि 4 साल से ज़्यादा यदि हस्बैंड गायब रहता है तो उस स्थिति में भी जो महिला होती है वो डिक्री पा सकती है कोर्ट से कि वो डाइवोर्स के लिए मान ले सकती है और उसके बाद दूसरा रीमैरिज कर सकती है। जो उसमें तीसरी बात की गई है कि यदि जो हस्बैंड है वो ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो क्रिमिनल पनिशमेंट होता है, उसमें 7 साल से ज़्यादा या फिर 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है, तो उस दौरान उस कंडीशन में भी वाइफ हैव इंटाइटल टू गेट डाइवोर्स फ्रॉम हिज हस्बैंड। तो उस दौरान भी वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स पा सकती है, उसके द्वारा कोर्ट के द्वारा उसे डिक्री मिल सकता है। साथियों तो ये जो 4 प्रकार के होते हैं वो मुस्लिम मैरिज में डिसॉल्व होता है मुस्लिम मैरिज। और ये ग्राउंड है बाय हस्बैंड साइड द्वारा, बाय वाइफ द्वारा, बाय म्यूचुअल कंसेंट, बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। साथियों आज का जो लेक्चर है वो मुख्यतः मैं आपको ये इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि आप ज़्यादातर
फोकस करते हैं तलाक वर्ड पे। यानी कि मुस्लिम लॉज में आप जानते हैं, बस समझते हैं कि डाइवोर्स जो होता है वो सिर्फ तलाक के द्वारा ही होता है। लेकिन जो तलाक होता है ये सिर्फ एक काइंड ऑफ डाइवोर्स है। इसके अलावा भी अदर काइंड्स हैं डाइवोर्स के, जो कि हस्बैंड साइड से, वाइफ साइड से, बाय म्यूचुअल कंसेंट और बाय कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। तो आज का लेक्चर हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां आप पाए। अगर आप ऐसा पाते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके वो मुझे बताने का कृपा कीजिएगा। और कोई भी जो भी टीचर हो या फिर कोई भी आपके बड़े भाई या फिर कोई भी हो, कोई भी बात आपको बताते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 100% उसमें पूर्ण हो सकता है उसमें कुछ खामियां हो, कुछ त्रुटि हो। तो मैं भी, अगर आपको लगेगा कि मैंने इसमें कुछ खामियां बताई या फिर कुछ गलत जानकारी दी है, तो आप मुझे सही करने का कार्य कीजिएगा। लेकिन मैंने अपने तरीके से, अपने तरफ से इसमें सारी आपको एक जो भी रॉ मटेरियल, इसमें जो कोर सब्जेक्ट्स थे वो आपको बताने का कार्य किया है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे भी अलग जो अदर वीडियोज़ आएंगे इससे जुड़ी हुई, उसे देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि कैसा ये वीडियो आपको लगा है। धन्यवाद।